Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, economics, and page number 3. Last day we discussed about is there a way one can grow more from the same land, कि एक साथ एक से ज़्यादा फसलें जो हैं वो कैसे ग्रो की जाती हैं। आज इसको आगे करेंगे। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known multi-cropping। यानी एक साल में जब हम कोई भी फसल ग्रो करते हैं उसके साथ जब दूसरी फसल ग्रो की जाती है तो उसको मल्टी क्रॉपिंग बहु फसलें कहा जाता है। जैसे कि गन्ने के साथ प्याज ग्रो करना, ककड़ी, तोरी, घिया, गेहूँ भी ग्रो किए जाते हैं। तो इट मीन्स ऐसी जो फसलें होती हैं वो मल्टी क्रॉपिंग कहलाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। और ये एक आसान तरीका है कि इन फसलों को ग्रो करना, टोटल उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए। जो एक भूमि का टुकड़ा हमारे पास है उस पर एक से ज़्यादा फसलें ग्रो हम कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर के जो किसान हैं वो एक से ज़्यादा फसलें जो है वो ग्रो करते हैं। Many are growing potato as a third crop in the past 15 of 20 years। पिछले 15 से 20 सालों में तीसरी फसल के रूप में वहाँ पर जो आलू है उसका उत्पादन किया जाता है। अब जैसे अपने इधर भी गेहूं की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद क्या है घिया, तोरी, ककड़ी को हम ग्रो कर लेते हैं। आफ्टर दैट फिर जुलाई अगस्त में हम क्या कर देते हैं, धान की रोपाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा फसलें जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक टेबल दिखाई गई है, ईयरली है ये। 1950 में इतना एरिया जो कल्टीवेटेड था, मतलब जिसकी जुताई की जाती थी, हर साल ये क्या है इंक्रीज हुआ है। लेकिन बीच के कुछ साल क्या है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों रहा कि जितना हमारे पास लैंड एरिया है उसको जो खाली था वो तो हमने यूज़ कर लिया, बट अदर कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम कहीं से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई, कि जो सिंचित क्षेत्र है उसको क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या गई है बिजली की व्यवस्था हो गई है, इरीगेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। इरीगेशन इंक्रीज होगी तो फसलें ज़्यादा ग्रो की जा सकती हैं। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiplying क्रॉपिंग। आपने देखा कि एक साथ अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो एक साथ क्या करेंगे, मल्टी क्रॉपिंग, बहुफसलीय। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हाई यील्ड्स। दूसरा मेथड क्या रहेगा, आधुनिक खेती के तरीके अपनाएंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज हम यूज़ करेंगे। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। जो बीज होते हैं इनका भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि अलग अलग सीज़न पे क्या करते हैं, अलग अलग फसलें ग्रो करते हैं। जैसे खरीफ की फसलें, फिर रबी की फसलें, फिर खरीफ की फसलें जैसे राइस है, मेज़ी है, ज्वार, बाजरा। ऐसे ही रबी की फसलें हैं जिसमें आपके मस्टर्ड ऑयल और वीट आएंगे। In 1960, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively land yields। जो हमने पहले मतलब 1960 के दशक तक हम जो बीज प्रयोग करते थे वो हमारे कैसे थे, ट्रेडिशनल, परंपरागत थे, जो पहले से हम प्रयोग करते आ रहे थे। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, यानी जो पुराने बीज थे पहले से हम जिनका प्रयोग करते आ रहे हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, यानी जो गोबर होता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था जो काउ से, बुफेलो से हमें प्राप्त होता है। एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, और जो प्राकृतिक खाद होते हैं उनका खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पत्ते होते हैं, पत्तों को भी अगर हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो ये भी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और फिर उपले, ठीक है, गोबर खाद जिसको कहा जाता है। दिस वर
readily available with the farmers who did not have to buy them। और जो ये खाद हैं ये हमें आराम से गांव में मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जो व्यक्ति पशु रखते हैं उनको आराम से ये मिल जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 19 introduced the Indian farmers cultivation of wheat and rice using high yielding varieties। यानी जो 90 के दशक में हरित क्रांति आई, जिसके कारण भारतीय किसानों को व्हीट और राइस के लिए क्या करना पड़ा, HYVS हाई क्वालिटी की बीज का प्रयोग उन्होंने किया। ऑफ सीडिंग कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड, जो बीज प्रयोग किए वो पहले के बीजों की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। The HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plot। यानी जब HYV सीड्स का प्रयोग किया गया तो इसके कारण जो हमारे अनाज थे उनमें क्या हुई, काफ़ी वृद्धि हुई है उनके उत्पादन में। एज ए रिजल्ट दिस सेम पीस ऑफ लैंड, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, जो ज़मीन एरिया हमारे पास था और वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लॉन्गर क्वांटिटीज़, तो हम उस पर क्या करने लगे, कम एरिया पर भी ज़्यादा उत्पादन हमने किया। फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर, इतना उत्पादन किया जाने लगा कि पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। दिस सीड्स हावर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर। अब ये बीज कैसे थे जिनको उत्पन्न बढ़ाने के लिए हमने पानी की भी ज़रूरत होती थी, इरिगेशन की भी, और केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब फर्टिलाइजर्स खाद होते हैं जो हम खेत में डालते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाइयाँ, जैसे कि बीमारी आ जाती है फसलों में तो उनकी रोकथाम के लिए हम अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, और जो इतना कोई भी उत्पादन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो सका तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, संभव हुआ है, HY के कम्बिनेशन के कारण। इरिगेशंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सभी का कम्बिनेशन। अब किसी के खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है तो इट मीन्स उस लैंड एरिया पे वो कौन सी फसल ग्रो कर सकता है। ऐसे ही जब हमारे पास मान लो हमने बीज भी ले लिए हैं, पानी की व्यवस्था भी कर ली है, अगर बीमारियां आ जाती हैं फसलों में तो क्या हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाती हैं। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू कैरी आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। यानी जो हरियाणा पंजाब के किसान थे, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के, इन्होंने आधुनिक खेती की तरीके अपनाए हैं। द फार्मर्स इन दिस रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इन्होंने क्या किया, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिया। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV हाई क्वालिटी के जो बीज थे इनका प्रयोग किया। केमिकल्स फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया, रसायनों का। पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, अगर कोई बीमारियां आ जाती थी फसलों में तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग इन्होंने किया। तो इस प्रकार से फसलें जो हैं वो ख़राब होने से बच जाती थी। सम ऑफ दैम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। कुछ किसान थे जो बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, इन्होंने ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, एट प्रेजेंट देखोगे तो कंबाइन मशीन, ये सभी खरीद ली हैं। और जो पहले हम हल का प्रयोग करते थे बिजाई के लिए और हार्वेस्टिंग मतलब हाथों से ही की जाती थी, वो तरीके अब बंद हो चुके हैं। दे वर रिवार्डेड विद हायर्स ऑफ व्हीट, और इसके कारण क्या हुआ, जो गेहूं का उत्पादन था उसमें अच्छी मात्रा में वृद्धि हुई। इन पालमपुर द yield ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। और इसके कारण क्या हुआ, पालमपुर में जो परंपरागत वैरायटी के बीज थे उनका उत्पादन 1300 kg हो गया पर हेक्टेयर। विद द HY सीड्स द यील्ड्स वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जब उन्होंने कौन से बीज यूज किए, HYV, तो उत्पादन कितना हो गया, 3200 पर हेक्टेयर। तो इट मीन्स 1300 से 3200 पे गया, काफ़ी डिफरेंस
देर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, और इससे गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन मार्केट। अब जब इतना उत्पादन बढ़ गया तो जो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के पहले भी रखते थे, उसके अतिरिक्त किसानों के पास ज़्यादा एक्स्ट्रा में बचा, वो सारा कहाँ पर गया? मार्केट में। नेक्स्ट ये एक टेबल दिखाई गई है जिसमें पल्सेस एंड वीट का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे कैसे इसमें वृद्धि हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।